स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। इसमें हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। सबसे पहली चीज़, रिफ्रैक्शन के अंदर दो मीडियम होते हैं, ठीक, और बेंडिंग ऑफ लाइट होती है इसमें जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। देखते हैं, हम एक केस लेते हैं। मान लो ये आपका एक मीडियम है, ये एक लाइट इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। अब ये जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन थोड़ी सी इधर बेंड कर गई, ठीक है। तो ये थी आपकी इंसिडेंट रे और ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे जो बेंड कर गई है नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल क्या होता है, हम रिफ्लेक्शन में बात कर चुके हैं, जो सरफेस से जिस सरफेस पे चाहे रिफ्लेक्शन हो रहा हो चाहे रिफ्रैक्शन उससे परपेंडिकुलर हो, ठीक है, उसे हम नॉर्मल कहते हैं। अच्छा, नॉर्मल के साथ जो पहले रिफ्लेक्शन हुआ करता था जिसमें रिफ्लेक्टेड रे होती थी, उसमें आई और आर का रिलेशन ये था कि आई इज इक्वल्स टू आर होता था, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो इंसिडेंट एंगल के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब अगर मान लो ये दोनों मीडियम सेम डेंसिटी के हैं तो आई इक्वल टू आर होगा। अगर दोनों मीडियम की डेंसिटी अलग है तो आई इज नॉट इक्वल टू आर, ठीक है। और वैसे भी अगर दोनों एक ही डेंसिटी के हैं तो वो दो मीडियम कहलाएंगे ही नहीं, तो यही वाला रूल लगा करेगा, ठीक है। चलो, अब वो कहता है भैया मीडियम जो आपके हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, बताया ना अभी, डेंसिटी पे, डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करते हैं। भैया मॉलिक्यूल कितने हैं, जैसे मान लो मैं आपको ये तीन केस देता हूँ। ये है एयर, ये है वाटर और ये है आपका ग्लास। तो आपको पता चल गया डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, एयर में, वाटर में या ग्लास में। दिखाई दे रहा है मॉलिक्यूल ज़्यादा कहाँ पे है, जाहिर सी बात है ग्लास में वाटर से ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं, वाटर में एयर से ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं, और एयर में ना वैक्यूम से ज़्यादा मॉलिक्यूल है। एक और मीडियम है आपका वैक्यूम, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते, ठीक है। वो मेरा पेन रखने की वजह से दो मॉलिक्यूल बन गए। इसके अंदर कोई मॉलिक्यूल ही नहीं होते, ठीक है। इसको फ्री स्पेस भी कहते हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो एक तो हमें ये पता चला कि मीडियम की डेंसिटी चेंज होती रहती है। जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी चेंज होती है वैसे वैसे लाइट की वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे कि लाइट की वेलोसिटी चेंज कैसे होती है, कि क्या चेंज आता है लाइट की वेलोसिटी में मीडियम के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं बात करूं वैक्यूम में, तो आप कहोगे भैया ये तो एक कांस्टेंट है, वैक्यूम में कितनी वेलोसिटी होती है लाइट की, देखो ज़रा। वैक्यूम, एयर, वाटर, ग्लास, ठीक है। ये मैंने अरेंज किया है इनको डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल पे। अब मैं इन्हें अरेंज करूंगा वेलोसिटी ऑफ लाइट के हिसाब से। तो वेलोसिटी लाइट की वैक्यूम में सबसे ज़्यादा क्योंकि डेंसिटी कम है, एयर में उससे कम क्योंकि डेंसिटी बढ़ गई, वाटर में और कम, और ग्लास में इन चारों के कंपैरिजन में सबसे कम, ठीक है। तो जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता जा रहा है वैसे वैसे लाइट की वेलोसिटी
कम होती जा रही है, याद रहेगा। तो डेंसिटी का रिलेशन यहाँ पर, मॉलिक्यूलर डेंसिटी का रिलेशन यहाँ पर वेलोसिटी के साथ इन्वर्सली है। वेलोसिटी का रिलेशन मॉलिक्यूलर डेंसिटी के साथ इन्वर्स है। एक बात, अब आप कहोगे भैया मॉलिक्यूलर डेंसिटी हम समझाएं किस चीज़ से, है ना। जैसे मान लो मैंने आपको कहा ये चीज़ पोलर है, ये चीज़ नॉन पोलर है, तो आप कहते हो भैया उसको आप ना डाइपोल समझा सकते हो, और डाइपोल के लिए मैथमेटिकल टर्म है डाइपोल मोमेंट। क्या वैसे ही कोई टर्म ऐसी है जो आपका मॉलिक्यूलर डेंसिटी को एक्सप्लेन कर सके? देखो डेंसिटी ना कई तरीके की होती है। एक तो होती है चार्ज की डेंसिटी, ये आप पढ़ चुके हो इस साल, स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर हैं उसमें। एक होती है मास डेंसिटी, जिसको आप नॉर्मली डेंसिटी कहते हो ना, वो भी मास बाय वॉल्यूम होती है। एक हो सकती है आपकी नंबर डेंसिटी, यानी कि नंबर बाय डेंसिटी, नंबर बाय वॉल्यूम। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो सिर्फ एक्सप्लेन करे कि लाइट किस तरीके से ट्रैवल करेगी। अच्छा जी, तो उसके लिए हमने एक कांस्टेंट बना लिया, उसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, देखते हैं अब उसके बारे में बात करते हैं। ये 10th क्लास में भी आपने एक बार देख रखा है। देखो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, वो कहता है मीडियम के लिए एक कांस्टेंट चाहिए, यानी कि मीडियम की डेंसिटी बताने के लिए, तो वो निकल कर आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसे n से या म्यू से दिखाया जाता है। ठीक, अब लाइट कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर से मैं केस लेता हूँ, ये है वैक्यूम। एयर, वाटर और ग्लास। वैक्यूम में, एयर में, वाटर में और ग्लास में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इस तरीके से अरेंज होता है। और वेलोसिटी, तो यहाँ से पता चल गया वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब बात आती है ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसमें लाइट कैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हुई दिखाई देती है। मान लो ये फिर से एक केस है जिसमें 2 मीडियम हैं, एक है एक ये वाला 2, और एक केस है आपका जिसमें लाइट मीडियम 1 से 2 में जा रही है, और एक केस है जिसमें लाइट मीडियम 2 से 1 में जा रही है। ठीक है, जो पहला केस है जिसमें लाइट मीडियम 2 से 1 में जा रही है, 1 से 2 में जा रही है, एरो ही गलत बनाए, देखो इधर एरो ये होना था, 1 से 2 में जा रही है, उसको हम ऐसे दिखाएंगे, लाइट 1 से 2 में जा रही है। ठीक है, या लाइट 1 से 2 में जा रही है। देखो यहाँ लिख रखा है मैंने, ये है आपका लाइट 1 से 2 में जा रही है, या यहाँ पे लाइट 1 से 2 में जा रही है, 1 से 2 में ये लाइट है। लेकिन अब आप कहोगे भैया ये उल्टा क्यों लिखा है? इसका मतलब है जब आप लाइट 1 से 2 की बात करते हो तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 को देखते हो विद रिस्पेक्ट टू 1। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अगर ऐसा ही केस यहाँ देखूँ मैं, ये इसकी पहली बात, लाइट एंटर कर रही है फ्रॉम मीडियम 1 to 2, लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, और इसका वेलोसिटी का रिलेशन क्या आएगा?
वेलोसिटी लाइट की मीडियम 1 में डिवाइडेड बाय वेलोसिटी लाइट की मीडियम 2 में। बोलो, यहां तक बात समझ आई? एक बार इसको देख लो, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। बेटा इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। अब देखो, अब बारी आती है इसकी। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का है विद रिस्पेक्ट टू 2। अब लाइट 2 से 1 में जा रही है। लाइट एंटर फ्रॉम मीडियम 2 to 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो वेलोसिटी 2 की ऊपर आएगी, वेलोसिटी 1 की नीचे आएगी। ठीक। अच्छा, अब आपने कहा कि भैया आपने ये तो बता दिया कि वेलोसिटी 2 डिवाइडेड बाय 1 है। अगर मैं 2 को उठा के नीचे ले जाऊं तो ले जाओ, तो आपको साफ साफ दिखाई देगा ये v1 और v2 है। ठीक, ये दोनों, ये जो रेशियो है, ये रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2:1 का। अब ज़रा ध्यान दो, इसको और इसको कंपेयर करो, इन्वर्स आ गए। तो अब मैं आपसे कहूँ कि लाइट 1 से 2 में आ रही है और लाइट 2 से 1 में जा रही है, तो आप कहोगे हाँ भैया ये बात एक दूसरे से इन्वर्स है, और ये कांस्टेंट का इन्वर्स भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट 1 का, ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट 2 का। फिर से समझा रहा हूँ, ये 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 2 है और ये 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1 है, और ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। ठीक है, तो अगर किसी का n122 1.5 है तो n221 क्या होगा? 1/1.5। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। बात समझ आई? अच्छा, ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ 2 ही मीडियम में, जितने मर्जी मीडियम लगा लो, 1 2 3 1। अच्छा, अगर ये वापस घूम फिर के अपने ही मीडियम में आ गया, 1 से गया था 1 में आ गया, तो सारे रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस का मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा। क्यों? देखते हैं। इनके एक्सप्रेशन देखो, ये है वेलोसिटी 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 2, दूसरा है वेलोसिटी 2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 3, तीसरा है वेलोसिटी 3 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 1। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है? 1। ठीक, क्लियर? ये वाली बात समझ आ गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? आगे चलते हैं। अब एक बार इस पे ध्यान दो, तो ये केस लेते हैं हम। देखो, जैसे ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के लिए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के लिए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के लिए। ठीक है, अब इसका मतलब है ग्लास में जो लाइट आ रही है वो आ रही है वैक्यूम से, वाटर में जो लाइट आ रही है वो आ रही है वैक्यूम से, और एयर में जो लाइट आ रही है वो आ रही है वैक्यूम से। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक, अब ज़रा ध्यान दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये तो आपके हो गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर, ग्लास, वाटर, और वेलोसिटी यहाँ पर क्या हुई? वेलोसिटी वैक्यूम डिवाइडेड बाय एयर, वैक्यूम डिवाइडेड बाय ग्लास, वैक्यूम डिवाइडेड बाय वाटर। ठीक, अब ज़रा ध्यान देना, ये जो चीज़ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कैसा रिलेशन रखता है वेलोसिटी के साथ? इन्वर्स दिखाई दे रहा है, जो पीछे समझाया था। अब बात आती है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ ग्लास की और एयर की,
वैक्यूम की नहीं। तो यहाँ बात आएगी वेलोसिटी एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ग्लास, यानी कि जहाँ से आ रही है और जहाँ लाइट जा रही है, वेलोसिटी उसकी ऊपर आएगी जिसमें जहाँ से लाइट आ रही है और जहाँ पे जा रही है। ठीक, ऐसे ये केस हो गया ग्लास से वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। अच्छा, एक चीज़ और समझो, अगर मैं इसको और इसको दोनों को वैक्यूम से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक, अच्छा, इस चीज़ से ये पता चला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाटर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बहुत। ये बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब क्या ध्यान रखना है, मान लो अगर कोई पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 to 2 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, या वेलोसिटी इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम 2। तो वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन तो आ गया। अब हम बात करेंगे एंगल की। देखो, मान लो ये एक इंसिडेंट रे है जो एंटर करती है इस मीडियम में और थोड़ी सी बेंट हो जाती है, और फिर जब बाहर जाती है, इमर्ज करती है, तो फिर दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाती है, पैरेलल आ जाती है ना। तो यहाँ पे एक तो ये केस बना I और R1 का, और एक ये केस बना R2 और E का। अगर ये मीडियम 2 है और ये बाहर वाला मीडियम 1 है, तो याद रखना I E के इक्वल है और R1 और R2 इक्वल है। अगर मीडियम बदलते तो बात दूसरी थी, ठीक है, ये यहाँ मैंने मेंशन कर दिया। अब बारी आती है स्नेल्स लॉ की। स्नेल्स लॉ कहता है इस वाले मीडियम के लिए हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लाइट एंटर कर रही है 1 से 2 पे, और इस वाले मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 से 1 पे। ठीक, अब इस वाले मीडियम के लिए स्नेल्स लॉ लगेगा साइन इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टेड एंगल। यहाँ पर भी यही लगेगा, लेकिन इस बार इंसिडेंट जो है वो इंसिडेंट एंगल ये है और ये रिफ्रैक्टेड एंगल है। तो हमें लगता है कि ये उल्टा हो गया, साइन आर बाय साइन आई। स्नेल्स लॉ तो सेम है, मीडियम जो था वो उसका रिस्पेक्ट बदल गया, पहले था 1 से 2 और अब है 2 से 1। ठीक, समझ आया स्नेल्स लॉ। अब वो कहता है भैया अगर एक लाइट नॉर्मल पे पड़े और ऐसे ही निकल जाए तो आप लोगे साइन 0/0, क्योंकि एंगल तो नॉर्मल के साथ ही होता है इंसिडेंट रे का। तो 0/0 नॉट डिफाइंड, यानी कि ये तो जवाब ही नहीं आया। यहाँ पर कोई सा भी मीडियम ले लो, ये उसका हमेशा जवाब क्या देगा, 0/0, जो कि गलत है। तो हमने कहा कि वेलोसिटी वाला केस ज़्यादा बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू स्नेल्स लॉ। ठीक है, यहाँ देखो ये लिख दिया है, लाइट जिस एनर्जी से मीडियम 1 से 2 में आती है उसी एनर्जी से 2 से 1 में वापस बाहर जाती है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर जब लाइट आई थी, ठीक है, तो उसकी स्पीड तेज़ थी। क्या तेज़ थी? स्पीड। यहाँ आते आते उसकी स्पीड स्लो हो गई। स्पीड स्लो हो गई मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, इसलिए उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई। ठीक, यहाँ पर जो टोटल एनर्जी थी और यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। और बहुत सारी चीज़ें इसमें छोटी छोटी, आगे चलते हैं। अब बारी आती है लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जब कोई एक लाइट किसी ग्लास स्लैब से पास आउट करती है तो कितना शिफ्ट करती है वो अपने पाथ को। ठीक है,
देखते हैं कितना शिफ्ट करती है। ये डी इतना डिस्प्लेस करती है वो, डी डिस्प्लेस। ठीक है, देखते हैं कैसे। ये आई लाइट यहाँ से, ये एंगल आई है, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, ये सीधा जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये थोड़ा सा डेविएट कर गई। कितना एंगल? R1। फिर ये बाहर गई, अभी बताया था जो R1 और R2 सेम है, और ये मर्ज कर गई। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक तो ABC ट्रायंगल लिया और एक ट्रायंगल लिया ABN। ठीक है, इन ट्रायंगल ABN साइन I माइनस R क्या आया देखना। ये आपका एंगल I है और ये R1 है, तो ये जो छोटा सा एंगल है ना, ये बचा आपका I माइनस R। ठीक है, तो साइन I माइनस R आया इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो ये बन गया D बाय AB, और D जो आपका परपेंडिकुलर है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये बन गया AB साइन I माइनस R। AB साइन I माइनस R, ये बन गया आपका D। ठीक है, और ऐसे ही ट्रायंगल ABC की बात करें तो यहाँ पे कॉस R आता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस AC अपॉन में AB, कॉस R। अब ये है साइन की वैल्यू, ये है कॉस की वैल्यू, T बाई AB। इन दोनों को डिवाइड कर दो, AB से AB तो गया, D जो मुझे चाहिए, T जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए, और ये आपके एंगल। देखो डिवाइड की इक्वेशन D आया साइन I माइनस R डिवाइडेड बाय कॉस R मल्टीप्लाई में T। ये है आपका लिटरल डिस्प्लेसमेंट या लिटरल शिफ्ट। अब ये है नॉर्मल शिफ्ट। ये देखो, ये केस है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ग्लास स्लैब इट शिफ्ट द ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन to the incident light and form an image at distance x। अब वो x यानी कि ये डिस्टेंस है, ये कितना है? ये जो ऑब्जेक्ट था ये थोड़ा सा जो शिफ्ट हुआ है, यानी कि जो जितना शिफ्ट हुआ है ये x, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये है वो x डिस्टेंस। ठीक है, तो ये x डिस्टेंस होगा t यानी कि विड्थ ऑफ स्लैब, ये ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय म्यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं हम रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ की। अब मान लो ये एक कंटेनर है जिसके अंदर एक डेंसर मीडियम हमने फिल कर रखा है। ठीक है, लाइट यहाँ से बाहर निकलती है, ये बाहर निकली लाइट डेंसर से रेयर। ठीक है, तो ये है आपका नॉर्मल। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो बनता है इंसिडेंट एंगल, और बाहर ये जाते वक्त जो नॉर्मल के साथ एंगल बना है ये है रिफ्रैक्टेड एंगल। अगर इसको पीछे एक्सटेंड करूं तो ये आता है आपका दूसरा रिफ्रैक्टेड एंगल R। देखो फिगर को आराम से। अब वो कहता है कि भाई हमारी आँख तो सीधा देखती है, जो पढ़ेगी वो, हमारा ब्रेन जो पढ़ेगा वो समझेगा कि यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, वो ये थोड़ी समझेगा कि यहाँ से लाइट बैंड होके आई है, लेकिन असलियत में ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। तो जहाँ पे रियल में ऑब्जेक्ट है वो हो गई आपकी रियल डेप्थ, और जहाँ वो अब डेप्थ अपीयर हो रही है वो हो गई आपकी एपरेंट डेप्थ। ठीक,
तो रियल डेप्थ और अपीयर जो हो रही है डेप्थ, इन दोनों की रेशो निकालनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ से ले लिया साइन आर और यहाँ से ले लिया साइन आई। दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस साइन आर का, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस साइन आई का। निकालो साइन आई, बी सी डिवाइडेड बाय ए बी, और साइन आर बी सी डिवाइडेड बाय बी डी। ठीक है, अब हम जानते हैं म्यू 2/1 क्या हो जाएगा, साइन आर बाय साइन आई। ये उल्टा क्यों किया, क्योंकि लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। डेंसर मीडियम में साइन आर की वैल्यू है बी सी बाय बी डी, और यहाँ पर बी सी बाय ए बी। बी सी तो कट गया, बचा क्या ए बी डिवाइडेड बाय बी डी। ए बी क्या है, देखो ये है आपका ए बी, ये कुछ भी नहीं है, और ये है आपका बी डी, ये भी कुछ नहीं है। तो हमने क्या करा, हमने कहा ये जो डिस्टेंस है ना बी सी, अगर मैं इसको लाइट को यहाँ तक ले आऊँ, या ये कह दूँ ये जो सी बी डिस्टेंस है ये नेग्लिजिबल है स्मॉल एंगल के लिए, तो मैं ए बी की जगह पर ए सी और बी डी की जगह पर सी डी ले सकता हूँ। ए बी की जगह पर ए सी और बी डी की जगह पर सी डी ले सकता हूँ। ठीक है, ले लो। देखो फॉर स्मॉल एंगल इनको इक्वेट किया और ए बी की जगह पे लिया सी डी और डी बी की जगह पे लिया डी सी। ए सी क्या है आपका रियल डेप्थ और डी सी क्या है एपरेंट डेप्थ, और वो रियल डेप्थ डिपेंड किस पे करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उतना एपरेंट डेप्थ कम होता चला जाएगा। ठीक है, एज़ कंपेयर टू रियल डेप्थ। लिख लो चाहो तो इसको, रियल डेप्थ इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई में एपरेंट डेप्थ। चलो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।